Now the second question is, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls. So firstly she purchased 3 bats and 6 balls and total cost is 3900. And secondly she buys another bat yani one bat, and 3 more balls of the same kind and total cost is 1300. Represent this situation algebraically यानी इक्वेशंस फॉर्म कर रही है, एंड ज्योमेट्रिकली यानी फिर ग्राफिकली उसको हमें रिप्रेजेंट करना है. ओके, so firstly we'll read the question carefully and after we'll decide which are the two unknown terms, okay, which we need to find. So we can observe that this question is based on cost of bat and ball. Okay, so cost of bat and ball are unknown terms. So first thing, to identify that which are unknown terms in the given question, and once you identify them, give them, assign them some variables, उनको कुछ variables दो. ठीक है, हमने पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें बैट और बॉल के बारे में है, उनकी कॉस्ट के बारे में. तो हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज वाई. तो पहला काम हो गया है, हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिए कि कौन सी दो अननोन टर्म्स हैं, उनको वेरिएबल भी असाइन कर दिए. अब फर्स्ट जो, क्योंकि वी आर स्टडिंग simultaneous linear equation, so we need two equations, so therefore two situations are given. So we'll consider the first one, that is cost of 3 bats and 6 balls is 3900. तो जो भी ये गिवन होगा ना, उसको हम पहले तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं. इक्वेशन फॉर्म करने से पहले विल राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 bats and 6 balls is rupees 3900. ओके बच्चों, तो ये हमने लिख लिया. अब हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट तो x रुपीज़ है, तो बच्चों कॉस्ट ऑफ 2 बैट होगी 2x एंड कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स होगी 3x. तो ये 3 बैट की जो टोटल कॉस्ट है, इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं 3x. ओके, और 1 बॉल की जो कॉस्ट है दैट इज़ रुपीज़ y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी 6y, और जो टोटल है इन दोनों का वो होगा 3x प्लस 6y, दैट इज इक्वल्स टू 3900. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ विल रीड द सेकेंड सिचुएशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 more balls is rupees 1300. So we'll write total cost of 1 bat and 3 balls is rupees 1300. So it is x plus 3y is equals to 1300. ठीक है बच्चों, तो देखो कितनी इजीली ये इक्वेशन फॉर्म हो गई. एज वाले क्वेश्चन में हमें बहुत सोचना पड़ा था. तो देखो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन एज वाले क्वेश्चन जो हैं, ज्योमेट्री बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा. ठीक है बच्चों, और इसमें हमें इजीली बन जाएगी ये जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप की. ठीक है, तो देखो अब हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली. तो पहले इनको एक साथ लिख देते हैं. 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300. ठीक है, तो हम ग्राफ तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा हमें क्या है कि जो भी इक्वेशंस आ रही है उसको हमें थोड़ा दिखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये किस टाइप की होगी, तो इसको रफली हम
थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 6y, तो यहाँ a1 है 3 और इधर a2 है 1, तो 3/1। फिर यहाँ b1 है 6 और b2 है 3, तो ये 6/3, तो ये आया। और नॉट इक्वल आ रहा है, इसका अंदर लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम, उसने कहा तो नहीं है लेकिन थोड़ा हमें विजुलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये लो, ठीक है, यानी y को राइट में ले चलेंगे, x को लेफ्ट में रखेंगे। तो हमने पहले 6y को उधर शिफ्ट किया, तो 6y का साइन उधर जाके चेंज हो गया। फिर x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से x और y का रिलेशन पता चल गया। नाउ टू फाइंड एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, विल सब्सटीट्यूट सम वैल्यूज़ ऑफ y। तो हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं। तो y क्या रखूँ बच्चों? तो देखो यहाँ पर 3900 में से माइनस होकर कुछ बड़ा नंबर आने वाला है। तो अगर मैंने यहाँ रख दिया y मान लो 1, तो फिर थोड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। कैसे कि मैंने y 1 रखा तो x आया 3900 माइनस 6 × 1, तो 3900 माइनस 6/3, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, जिसका पता भी नहीं, कैंसिल होगा नहीं होगा, हो जाएगा, ये आया। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो y पे तो तुम 1 लोगे, इधर ये 1 यहाँ होता है, और इस पर 1298 पता नहीं कहाँ जाएगा। तो अब ये सही होते हुए भी इसको वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन अ ग्राफ पेपर। तो इसलिए जब आप पॉइंट्स फाइंड करें तो पहले इसको एनालाइज कर लें कि इसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ रखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हम ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे 1 2, यहाँ पर हमें 100 के मल्टीपल्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3900 है, तो कोई बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे मैं रखता हूँ, मान लो y, अगर मैं y रखता हूँ, क्योंकि नीचे 3 भी है, इसका भी ध्यान रखना, 3 से कैंसिल भी होना चाहिए। अगर मैं रखता हूँ y मान लो 600, तो x होगा 3900 माइनस 6 × 600/3। नाउ 3900 माइनस 6 6 जा 36, सो इट इज़ 300/3, तो 100 आया। अब 100 और 600 ईजिली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सेम ग्राफ पेपर। तो इस तरह से आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तुम निकाल लो और फेयर में, और फिर पता चले वो हो ही नहीं रहे प्लॉट, फिर ग्राफ मिटा रहे हैं, फिर दोबारा वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं कर रही हैं। जो भी काम करना है पहले उसको एनालाइज करना है कि करने क्या जा रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब y की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या रखें? तो 500 अगर रख देंगे तो 5 6 जा 3000 हो जाएगा, और 900/3 300 हो जाएगा, तो 500 भी परफेक्ट है। तो y 500 लेते हैं, तो x होगा बच्चों 3900 माइनस 6 × 500/3, सो 3900 माइनस 3000 हो गया 900/3, तो 300। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं, एटलीस्ट 2 तो लेनी है। तो x हो गया बच्चों 100 और y 600, और सेकेंडली x हो गया 300 और y हो गया 500। ये देखो, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गया जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सेकंड इक्वेशन को भी, उसके लिए भी निकाल लेते हैं वैल्यू। तो बाय इक्वेशन 2, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो अब देखो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, ये प्लस 3y को हमने उधर लिया। अब y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 400,
So x will be 1300 minus 3 into 400. Okay, so 1300 minus 1200, तो आ गया हमारा 100. और अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 300, so x will be 1300 minus 3 into 300. So 1300 minus 900, तो ये हो गया 400. तो ये x, ये y, x 100, y 400, x 400, y is 300. तो दिस इज़ द सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, अब हमारे पास दोनों आ गई हैं. तो नाउ विल रिप्रेजेंट, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हम देखेंगे x में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है. तो इधर तो 300 है, इधर 400. इसका मतलब x में हमें 4 ब्लॉक लेने हैं, और y में इधर 600 है और इधर 400 है. इसका मतलब y में हमें 600 तक जाना है. तो उसके अकॉर्डिंग ही लाइन्स ड्रॉ करेंगे. ये हमने तो बच्चों y में तो हमें 600 तक जाना है. तो 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे हम स्केल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, 100 के मल्टीपल्स में. तो इसलिए हम वन बिग डिवीज़न, ये जो वन बिग डिवीज़न होता है ना इतना, इसको हम 100 यूनिट मान लेंगे. और इधर भी ऐसा ही करेंगे. ठीक है, हमने 9th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारे पास बिगर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमें, तो हम स्केल कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो वो स्केल हमने क्या लिया है, वो यहाँ लिख देते हैं. उसके मार्क्स मिलते हैं हमें स्केल. ठीक है, तो देखो ऑन एक्स एक्सिस, अब दोनों पे सेम स्केल ले रहे हैं, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरा अलग अलग लेने की. सो ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वन बिग डिवीज़न, ये जो वन ब्लॉक है इसको बिग डिवीज़न कहते हैं. इसको ये जो है वन बिग डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये लेते हैं हम हमेशा. लेकिन यहाँ कितना लेना पड़ रहा है, वन बिग डिवीज़न इज इक्वल्स टू 100 यूनिट लेना पड़ रहा है. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है वो 100 के मल्टीपल्स हैं. तो 100 ले लेते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये हो गया है. तो अब देखो बच्चों, ये हो गया अपना 100, 200, ऐसे इधर भी जाएगा 100, ठीक है बच्चों. तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं. दैट इज़ x 100 के लिए y 600 है और x 300 के लिए y 500 है. तो ये देखो x 100 के लिए, यहाँ के लिए y 600 है, और दूसरा क्या था, x 300 के लिए y 500 है. x 300 उसके लिए y 1 2 3 4 ये है यहाँ पे. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आ गए. तो एक इक्वेशन के जो दोनों पॉइंट्स हो तो पहले उसको प्लॉट कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा कि भूल जाएंगे लास्ट में कि कौन सा पॉइंट किस इक्वेशन का है. ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई. ठीक है बच्चों, अब सेकंड 100 पर 400 और 400 पे 300, यानी x 100 पे y 400. तो ये रहा अपना x 100 और इस पे ये रहा y 400, ये 100 पे. और दूसरा है x 400 पे y 300. तो ये रहा बच्चों x 400 और उस पर y 300. ये हो गया. अब ये दोनों को भी हम कर देते हैं. ठीक है बच्चों, हमें दिख रहा है आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी. ठीक है, ठीक है ना. तो आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, पर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, इसलिए बस हम ये नहीं देखेंगे कहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से ही हमने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया. उसने ये नहीं पूछा कि फाइंड द सॉल्यूशन, उसने कहा जस्ट रिप्रेजेंट. फर्स्ट एक्सरसाइज में वो यही करवा रहा है, क्योंकि अभी हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया. फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करने होंगे.
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से स्केल भी लिख देना है और हमने इजीली इसको कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स and 1 kilogram of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is rupees 300. Represent the situation graphically and algebraically. First work to be done is to identify, after reading the question, to identify the variables, two unknown terms. So again we can see that question is based on cost of apples and grapes. Okay, so we'll consider the cost of 1 kilogram of apples is rupees X and 1 kilogram of grapes is rupees Y. Okay, okay, so therefore first statement, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बारे में है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज 160। तो बच्चों 1 किलो एप्पल एक्स रुपीज़ का आता है, तो 2 किलो एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी? एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स वाई रुपीज़ का है और यहाँ भी 1 किलोग्राम ही है इसलिए वाई, और टोटल कॉस्ट होगी बच्चों 2x प्लस वाई। 2 किलो एप्पल 2x रुपीज़ के, 1 किलो ग्रेप्स वाई रुपीज़ के, दोनों मिलाकर 2x प्लस वाई रुपीज़ के, एंड इन रियलिटी इट इज़ 160। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स। So total cost of 4 kilogram apples and 2 kilogram grapes is rupees 300। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 1 किलो एप्पल एक्स रुपीज़ के हैं तो 4 किलो एप्पल हो जाएंगे 4x रुपीज़ के, 1 किलो एप्पल वाई रुपीज़ के तो 2 किलो हो जाएंगे 2y रुपीज़ के, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी उसकी 300। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ओके, इनको हम एक साथ लिख देते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 ये आ गई हमारी दोनों इक्वेशन। ठीक है, नाउ विल रिप्रेजेंट दीज टू इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ पेपर। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय ईच इक्वेशन। तो बाय इक्वेशन 1, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है और दूसरे को ले जाना है वाई में। ठीक है, तो मैं y को भी ले जा सकता हूँ उधर, x को भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें 2x को लिख के जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं y को लेके जाऊँगा तो फिर 2 को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं कि इस बार y को इधर रखते हैं और 2x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने y और x का एक डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हम x की कोई वैल्यूज रखेंगे सोच सोच के, और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें फाइंड करेंगे और फिर उससे हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 160 है तो x को 10 का मल्टीपल रखेंगे। अगर मैं 1 रख दूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 160 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 158, जिसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आई क्योंकि x तो है अपना 1 और y है x1 और y 158। ये बहुत ही अजीब सा डेटा है, एक वैल्यू बहुत छोटी एक बहुत बड़ी, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि डेटा बहुत ही ऐसा होना चाहिए बिल्कुल रीज़नेबल। तो हम
एक्स रखते हैं, क्या रखें, 40 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, ठीक है, 60 रख सकते हैं। ऐसा रखना चाहिए कि एक्स की और वाई की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना, पास पास आए, तो इसलिए 160 माइनस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 हो गया बच्चों 120, या आया 40। तो देखो 60 और 40 आ गए ना पास पास। अब एक्स रख दो तुम 40, या एक्स रख दो 50, तो वाई आ गया 160 माइनस 2 इंटू 50, तो आ गया 60, ठीक है। तो ये देखो एक्स एंड वाई, और एक्स इज इक्वल्स टू 60, वाई इज 40, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 50, वाई इज 60, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो बाय सेकंड इक्वेशन, फोर एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब इसमें भी वही करते हैं, एक को इधर रखते हैं दूसरे को उधर लेके जाते हैं। तो 2y इज इक्वल्स टू 300, इसको उधर लेके गए तो उसका साइन चेंज, लेकिन यह y के साथ 2 भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाके हम इसको डिवाइड करेंगे। So now this is the direct relation between y and x. So let's put the values of x to get the corresponding values of y. लेकिन ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 2, इसलिए जो आए वो 2 से कैंसिल हो। तो y जो है उसको हम लेते हैं, क्या लें, हम लेते हैं y को 50 लेंगे तो सही रहेगा। x 50 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 50, then y equals to 300 minus 4 into 50, ओके। फिर x रखते हैं, क्या रखें, 60, माइनस में आ जाएगा, 40 रखते हैं, x 40, तो y हो गया 300 माइनस, यहाँ x की जगह 40 रखना है तो 4 इंटू 40 अपॉन 2, 4 4 जा 16, 300 में से 160 माइनस किया तो आया बच्चों 140 अपॉन 2, तो ये आ गया अपना 70। तो इस तरह से x 50 एंड y 50, और x 40 और y 70, ये हमारा सेकंड आ गया, ओके। दोनों आ गई बच्चों। अब इसको देखो, x में मैक्सिमम वैल्यू 60 है, इधर 50 है, तो 60 तक हमें लेना है, और y में मैक्सिमम वैल्यू इधर 60 है और इधर 70, तो y 70 तक लेना है, 7 ब्लॉक छोड़ रहे हैं, और x 50 तक लेना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको प्लॉट करते हैं। x इधर 50, पिछली बार तो 100 to 100 ऐसा था, तो हमने स्केल क्या लिया था, हमने 100 का स्केल लिया था। यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, इसलिए हम 10 का लेंगे, 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट का डेटा। तो x 60 and y 40, x 50 and y 60, for x equals to 60, y is 40, for x is 60,
y इज 40, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, और x50 के लिए y भी 50, x50 के लिए y 60, x50 यहाँ है और y 60 यहाँ पर है। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड पॉइंट्स, सेकंड इक्वेशन के x50 y50, x40 y70, x50 पे y50, ये देखो x50 पे ये y50, और x40 y70, तो ये रहा बच्चों x40 यहाँ है और y70 यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस थी हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इस तरह से बनी। These lines are not intersecting, these are parallel lines। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस बन रही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ऊपर गया था मैं थोड़ी देर कि भाई इक्वेशन कैसी है। तो इक्वेशन मैंने देखा कि यहाँ है 2, यहाँ है 4, तो 2/4 आया 1/2। फिर यहाँ है y का कोफिशिएंट 1 और इधर 2 है, तो ये भी आया 1/2। तो दोनों a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल हैं, लेकिन फिर हमने देखा c1 और c2, तो वो है 160/300, तो ये 8/15 है। तो जब a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल हो बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन में लाइंस जो है उनका नेचर क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइन। तो इस तरह से पैरेलल लाइन फॉर्म हुई है। ठीक है।